Question 46. Question 40. Question Wait. This is question hour. Please. By Naresh ji, please. This is question hour. Please. Let the question be answered. Question Dr. Maitre, 46. yes. Let the answer be late. कै और खे एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। Mr. Chairman, sir, first of all, I would like to place on record my commendation and kudos galore to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi for his bold and historic visit to Israel. Question, please. Yes, sir, an all-weather friend of India since long. Equally important is his visit to United States of America, especially after the victory of Donald Trump as the President of US. An issue which has been concerning the people of India, particularly the IT sector, has been regarding the H-1B visa curbs. I would like to know from the Honorable Minister, she has given an elaborate answer, but she has not touched upon this aspect. So I would like to know from the Honorable Minister whether any mention of the H-1B visa issue was made by the Prime Minister during his meeting with the US President. If so, what was the response of the US government, and how the Indian government is going to protect the Indian IT and BPO industry, and consequently impending job losses in large numbers. Thank you. Honorable Minister. सभापति जी, H-1B वीजा का शब्द प्रयोग किए बिना H-1B वीजा पर बहुत ही विस्तृत चर्चा, उसकी स्पिरिट पर बहुत ही विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में हुई। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को ये स्वीकार करने में कामयाब हुए कि भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती में बहुत योगदान दे रहे हैं। उन्होंने उस योगदान को स्वीकारा। अभी आनंद शर्मा जी इससे पहले जीरो आवर में बोलते हुए इसी प्रश्न को कह रहे थे और कह रहे थे कि जॉइंट स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है। मैं कहना चाहूँगी कि शब्द ही इससे शुरू है, applauding the entrepreneurship and innovation of Indians and Indian Americans that have directly benefited both the nations. अगर मैं वही कह रही हूँ, Please, let her finish. आनंद भाई, let her finish, please. आनंद भाई, सभापति जी, मैंने किससे शुरू किया? H-1B शब्द का प्रयोग किए बिना। आपकी बात मैं मान रही हूँ कि H-1B शब्द नहीं है। मैंने कब कहा कि H-1B शब्द है? मैंने कहा H-1B शब्द का प्रयोग किए बिना H-1B की स्पिरिट पर बहुत विस्तृत चर्चा प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की हुई। और उसके आगे मैंने ये भी कहा कि उस चर्चा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को ये मनवाने में कामयाब हो गए कि भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स अमेरिकन अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर रहे हैं और उसमें बहुत योगदान दे रहे हैं। और जॉइंट स्टेटमेंट में इसका जिक्र अपलॉड शब्द से आया और उन्होंने सराहना भी की और फिर आगे वेलकम शब्द आया तो उन्होंने सराहना और स्वागत किया। तो जिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, जिन IT प्रोफेशनल्स का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर उनकी सराहना राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, अगर उनका स्वागत राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, तो उनके हितों को प्रभावित करने का काम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा इट इज़ बेनिफिटिंग बोथ द नेशंस। अगर वो उनका अहित करेंगे तो अंत में अहित अमेरिका का होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप शब्द पर मत जाइए। H-1B शब्द का प्रयोग नहीं है। मैंने इससे प्रारंभ किया है अपनी बात को, लेकिन H-1B वीज़ा के बारे में जो आप चाहते थे उसको उन्होंने इस तरह से स्वीकारा है कि भारतीय IT प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा योगदान है और सराहना और स्वागत दोनों किया है। इस स्पिरिट को सदन को समझना चाहिए। Thank you. Second question. Sir, whether India has entered into any agreement with Israel in the field of electronic border fencing, electronic border surveillance, which has proved efficient in tackling problems of infiltration, even with no armed personnel at borders, particularly for the active Indo-Pak border and LOC. If so, by when this technology will be made available to India? सभापति जी, जहाँ तक इजराइल के साथ MOUs का सवाल है, मैंने अपने लिखित जवाब में उन तमाम MOUs का जिक्र कर दिया है जो MOUs इंडिया और इजराइल के बीच में हुए हैं। जहाँ तक बात आपने बॉर्डर फेंसिंग इसकी की है, प्रधानमंत्री मोदी और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच में काउंटर टेररिज्म पर बहुत लंबी विस्तृत चर्चा हुई और जैसा कि आप जानते हैं कि उनके यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है
और जिस तरह का संबंध बना है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में भी उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि MOUs की लिस्ट तो साथ लगी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी बात उनकी, तब आप हैरान होंगे कि जो डिनर पर चर्चा हुई रात के 2:30 बजे समाप्त हुई। एक एक शब्द पर, एक एक विषय पर उनकी लंबी चर्चा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई। Shri D. Raja. Thank you, sir. The minister has given a detailed reply, but I would like to ask a question. That is on the Prime Minister's visit to US, Prime Minister's visit to Israel. Sir, the reply says the leaders agreed to deepen defense and maritime security cooperation. This is with US, United States of America. With Israel, the reply says focus on joint development of defense products, including transfer of technology from Israel, with a special emphasis on the Make in India initiative. Sir, my question is, according to various reports, India, instead of developing self-reliance in defense equipments production, it is moving towards increasingly on dependence on imports of defense equipments from US and Israel. At one level, our indigenous defense ordnance factories are privatized, outsourcing is carried on. On the other level, you are going towards more and more dependence on imports of defense equipments from America and Israel. Sir, this is not make in India. Thank you. I can say make in America, market in India. Make in Israel, market in India. Is it the policy of the government? What is the self-reliance as far as defense equipment you. production is concerned? Thank you. मैं आदरणीय सांसद डी राजा जी को कहना चाहूंगी कि ये पहली सरकार है, दोबारा कहूंगी ये पहली सरकार है जो डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होने के लिए आगे बढ़ी है। लगातार सरकारें रही, ऐसी सरकारें भी रही जिनको आप भी समर्थन देते रहे। आज तक कभी एक नए पैसे की FDI डिफेंस में आई? सेल्फ रिलायंट आप कैसे होंगे? पैसा चाहिए ना, जॉइंट वेंचर्स चाहिए ना, फैक्ट्रीज चाहिए ना। ये पहली सरकार है जिसने 100% FDI डिफेंस में खोली है, ये कहकर कि अगर आप इंपोर्ट करते हैं सारी चीजें, तब भी तो आप उन पर आश्रित हैं। उससे ज्यादा कहीं ज्यादा बेहतर है कि 100% FDI खोल करके मेक इन इंडिया में डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाओ। राजा जी, जिन सरकारों को आप समर्थन देते रहे वो भी कभी सेल्फ रिलायंट डिफेंस की तरफ नहीं हुई आज तक की। Can the question be answered without polemics? सभापति Please. जी, पहली बार रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अगर कोई सरकार स्वावलंबन की तरफ आगे बढ़ रही है तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व Thank की you. सरकार है। Thank you. Shri Anand Sharma. सर, हमने दो चीज कही थी जो अभी मंत्री जी के बयान में है। Please, उससे question. पहले सदन में Just a minute. Sir, when she said we supported that government, even at that point of time, we were critical of many policies of previous That's not the government. issue here. We did not blindly support No. those policies. Mr. Raja, She please, must give please. pointed कि आज reply to तक my की सारी question. सरकारों की मैं बात कर रही हूँ, 1952 से आज तक की सारी Please, सरकारों की बात कर रही हूँ। let the next एक भी questioner सरकार take ने a- डिफेंस में सेल्फ रिलायंस की Please. बात नहीं की और बीच में बहुत से No, please sit सरकारें down. जिनका आपने समर्थन Please दिया। sit down. Okay. Mr. Sharma, please. सर, हमारी चिंता थी भारत के IT प्रोफेशनल्स के बारे में जिनके वीजा में विलंब ही नहीं है, कटौती कर दी गई, फीस दुगनी कर दी गई और अपने जो स्पाउस है, पति पत्नी को साथ ले जाने का जो प्रावधान था वो बंद कर दिया गया। अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो साझा वक्तव्य है उसमें सीधा इसका जिक्र आएगा। तारीफ पहले भी हुई है भारत के IT सेक्टर की कि योगदान अमेरिका को दिया है। मंत्री जी का यह कथन गलत है कि ये पहली बार इस तरह का आप बयान सवाल आया पूछिए है। ना। मैं पुरानी जॉइंट स्टेटमेंट्स आप सब सवाल पेश कर पूछिए। सकता हूं। मेरा प्रश्न ये है, प्रधानमंत्री जी की बात हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति से, क्या आश्वासन लेकर प्रधानमंत्री आए हैं? प्रधानमंत्री सदन में बैठे हैं, ये बताएं देश को। Thank you. दूसरा प्रश्न, नो नहीं सर, एक अभी जो सवाल, कहा गया, एक सवाल। सर अभी जो कहा गया, मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक रक्षा का संबंध है, पहले भी रक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। पहले दो चीज होती थी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑफसेट। आपकी सरकार ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑफसेट
दोनों को खत्म कर दिया और आप कह रहे हैं सवाल क्या है आपका? यही सवाल है कि आपने क्यों खत्म किया ये? Thank you. क्यों आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का नहीं all आश्वासन right. लेके आए? Let's hear the answer. मैं तुम्हें बता दूं कि पहले भी 0R में बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्पाउस का वीजा खत्म कर दिया, अब दोबारा कहा स्पाउस का कोई वीजा खत्म नहीं किया गया। एक मिनट लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि इनका 0R का लंबा प्रश्न H1B वीजा पर था, मैं उस पर सदन में अलग वक्तव्य दूंगी। अभी मैं केवल प्रश्न के जवाब दे रही हूँ और उसमें बहुत से प्रश्न हैं, इजराइल, जर्मनी, यूएस मिला हुआ। जहां तक आपका प्रश्न था 0 आवर का, मैं केवल H1B वीजा पे जो आपने सवाल उठाए हैं, वीजा बंद कर दिया गया, फीस बढ़ा दी गई, संख्या कम कर दी गई, उस पर मैं अलग से एक पूरा वक्तव्य आपके उस सवाल के जवाब में जो आपने विषय उठाया उस पर दूंगी। जहां तक रक्षा की बात है, आप जो बात कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि आप सेल्फ रिलायंस की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे, और जो उन्होंने कहा कि हम इस सरकार को समर्थन नहीं दे रहे थे, मैंने कभी नहीं कहा आप इस सरकार को समर्थन दे रहे थे। मैंने कहा 52 से लेकर आज तक जितनी सरकारें हैं उनमें से कुछ सरकारें जिन्हें आप भी समर्थन दे रहे थे वो कभी सेल्फ रिलायंस की तरफ डिफेंस में नहीं बढ़ी। ये पहली वर्तमान सरकार है जो सेल्फ रिलायंस की तरफ डिफेंस में बढ़ी है। Shri Tapan Sen, While I please let the questioner proceed. while I seriously disagree with the honorable minister's statement that they are going ahead towards self-reliance in defense production, actually what is being done, yesterday I raised in this house also, their policy is destroying the whatever indigenous manufacturing base created in the country over last 6.5 decades. But I am not like to go on that political issue that needs a bigger discussion. My specific question is here, while appreciating honorable minister's statements, rather assuring statement on the issue of H1B visa in the joint statement, without mentioning it, the spirit of that assuring statement is not matching with the ground level phenomena. All the IT companies who are incorporated abroad and doing business here and also incorporated here and doing business abroad are making public statement to make recruitment in USA, and at the same time they are promoting mass scale layoff and retrenchment in Indian soil. So that reassuring statement is not matching with the ground level phenomena. Will the government is going to address this phenomena? That is the concern. जी, मैं तपंदा से कहना चाहूंगी कि अभी मैंने आनंद भाई को ये कहा है और आपके माध्यम से कहा है कि H1B वीजा पर मैं एक लंबा स्टेटमेंट यहाँ दूंगी। ये जितनी बातें कह रहे हैं, क्योंकि इन तमाम सवालों के जवाब प्रश्न के उत्तर में नहीं दिए जा सकते, क्योंकि इन्होंने कह दिया ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं फीस बढ़ा दी, संख्या कम कर दी, नहीं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि H1B वीजा पर मैं अलग से वक्तव्य दूंगी जो केवल H1B वीजा की परिधि को ही पूरा करेगा। Fine, the honorable minister will make a detailed statement on it. Question 47. Questioner absent. Let the answer be given. Yes. Answer is laid on the table of the House. Right. Shri Tulsi. Written answer that is given, there seems to be a conflict between the opinion of NCERT and CBSE with regard to whether the children up to class 2 will be permitted to go without school bags or not. CBSE says that they should not be required to carry any school bags and books should be available either in digital form or otherwise in the school itself. Whereas the NCERT, according to the written reply that is given, says that up to class 2 there will be 2 books that will be carried. So is the government going to resolve this conflict or not? Thank you. ये जो मूल सवाल है कि दस्ते का बोझ बच्चों पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सबकी मांग होती है और इससे सरकार सहमत है और इसलिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। इसमें एनसीईआरटी के डायरेक्शन और सीबीएसई के डायरेक्शन में कोई अंतर विरोध इसलिए नहीं है कि बोझ कम करने के प्रयास में दोनों लगे हैं। सीबीएसई केवल अपने स्कूलों के लिए कहती है, आदेश करती है और एनसीईआरटी की गाइडलाइन सब स्कूलों के लिए होती है।
जो प्रयास हो रहे हैं, तो एनसीईआरटी ने ये एक सिफारिश की कि पहले दूसरे में केवल 2 बुक्स रखेंगे और तीसरी में और 5वीं तक केवल 3 किताबें रहेगी। एनसीईआरटी ने ये किताबें उपलब्ध भी कराई है, जो बिल्कुल, और ये ई फॉर्मेट में भी उपलब्ध है जिनको वो सुविधा लेनी है। सीबीएसई ने ये कहा कि जल्दी में 2 तक ज़्यादा किताबें नहीं लाई जाए, और अनेक राज्यों ने जो प्रयोग किए हैं, छत्तीसगढ़ ने पिछले साल के स्टूडेंट्स के किताबें स्कूल में एक सेट दिया है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स के नोटबुक और स्कूल में ही रहते हैं, बुक्स और नोटबुक्स, और घर में घर के रहते हैं, तो वो विदाउट बस्ता आते हैं, और दे कम विदाउट बैग, दे स्टडी इन द स्कूल, डू स्कूल वर्क देयर इन दोज नोटबुक्स एंड गो टू होम एंड डू देयर नोटबुक। सो एवरी स्टेट कर रहा है। आज ही मैंने, आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, तेलंगाना में बस्ते के बोझ से आज़ादी और कितना अधिकतम वजन हो उसका उन्होंने किया है। तमिलनाडु ने ट्राई सेमिस्टर की है और हर 4 महीने के लिए एक किताब छोटी छोटी छापी है, तो एक सेमिस्टर जैसा ट्राई सेमिस्टर का तरीका है, तो उससे किताबें कम हुई है। महाराष्ट्र में लगभग 30,000 स्कूलों में डिजिटल शिक्षा, जिसमें 2,000 स्कूलों के बच्चों के हाथ में टैबलेट्स है, और टैबलेट पे सारे किताबें हैं और सभी नोटबुक्स है, और लिखते भी है और सीखते भी है। और उससे साथ साथ एक बड़ी बात हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय ने भी 25 केंद्रीय विद्यालयों में इस साल 8वीं के बच्चों को टैबलेट देकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो सारा प्रयास है कि बोझ कम हो और सही बोझ ले जाए। इस बार हमने शिक्षण मंथन किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन एजुकेशन, 5 प्लेसेस, गुवाहाटी, पुणे, रायपुर, बेंगलुरु और चंडीगढ़, और सभी स्टेक होल्डर्स आए थे और सबने इस विषय पर भी विचार किया है और बहुत नए नए सॉल्यूशंस के साथ आ रहे। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश भी प्रयोग करे, राज्य सरकार भी करे और कुल बोझ कम हो, यह हमारा उद्देश्य है। श्री शिव प्रताप शुक्ल। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में सीबीएसई के विद्यालय हैं और सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कर करके पब्लिक स्कूल का नाम दे करके भी अपना चलाने का काम करते हैं, लेकिन पब्लिक स्कूल, अंग्रेजी स्कूल, इस माध्यम से वह जिस प्रकार से फीस वृद्धि करके के काम करते हैं, उससे आम आदमी के ऊपर जबरदस्त बोझ पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वो रीशेड्यूल भी कर रहे हैं कि एक बार प्रवेश लेने के बाद दोबारा भी वह पूरी तौर पर जो है फीस लेकर के और उसके बाद जो है एडमिशन देते हैं। तो मैं क्या माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में इन पब्लिक स्कूलों जो से आईसीएसई से मान्यता प्राप्त है, एक रूपता उनके फीस में लाने का काम सरकार करेगी? थैंक यू। फीस 1 से 8वीं तक चार्ज नहीं होती है। जहां तक सीबीएसई के स्कूल है वो 18,000 है, वो निजी स्कूल्स है और उसमें फीस ली जाती है। उसके बारे में विविध राज्यों ने अपने अपने नियम बनाए हैं, लेकिन हमारी भी इच्छा यही है कि स्कूल फीस के बारे में पूरी पारदर्शिता हो। दूसरा, क्या क्या देयर शुड बी नो हिडन कॉस्ट। जो भी सारे शुल्क आपको लेने हैं, फीस और बाकी शुल्क, वो सभी पेरेंट्स को पहले ही दिन मालूम होने चाहिए और हर साल कितनी फीस की बढ़त होगी ये भी उसको मालूम होना चाहिए। वो महंगाई दर से ज़्यादा बहुत नहीं होनी चाहिए। तो ये ऐसे कुछ गाइडलाइंस हमारे हैं कि जिसके तहत वो फीस चार्ज करते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों का भी अधिकार है, तो हर राज्य ने अपने अपने नियम भी बनाए हैं। थैंक यू। श्री राजीव शुक्ल। माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि किताबों का बोझ करके और उनको टैबलेट दिए जाएंगे, लेकिन ये तो सिर्फ महानगरों में संभव, नीचे जो गांव के स्कूल हैं, जो छोटे कस्बों के स्कूल, इस तरह के तमाम स्कूल हैं जहां, तो इसके लिए क्या बजट का प्रावधान, क्या कि इनको क्या मुफ्त में दिए जाएंगे या सब्सिडाइज दिए जाएंगे? दूसरी एक चीज़ ये कि आप
बस्ते का बोझ तो कम कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से स्कूलों की टाइमिंग है, 5 बजे सुबह से बच्चे जो है निकलना शुरू होते हैं, ये 6-7 बजे की जो टाइमिंग है छोटे बच्चों के लिए, इसे 9 बजे क्यों नहीं करते? और जाड़ों में तो भयानक समस्या है बच्चों की कि उन्हें 6 बजे स्कूल ठिठुरते हुए पहुंचते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में कम से कम प्रोविजन हो सकता है कि स्कूल की टाइमिंग बदले, जो 9 बजे से, और छोटे बच्चों के स्कूल 9 बजे से किए जाए। जो टैब्स का है, जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में, आप भी महाराष्ट्र से सांसद हो राजीव जी, तो महाराष्ट्र में एक प्राइमरी टीचर ने एक आंदोलन शुरू किया कि बच्चों को टैबलेट देंगे, समाज ही दे रहा है, और 600 करोड़ से ज्यादा रुपए समाज ने कंट्रीब्यूट करके अपने यहाँ 3000 रुपए में टैब आता है, और वहां डिजिटल क्लास भी है, टैब भी है। और ऐसे आप सब यानी आश्चर्य करोगे, ट्राइबल इलाकों में बहुत छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में जो स्कूल है, वहां भी बच्चे आज ये कर रहे हैं, और पेरेंट्स उनके दे रहे हैं। किसी भी एक राज्य में समाज ने 600 करोड़ रुपए इस डिजिटल एजुकेशन के लिए खुद होके दिया है। यह बहुत अच्छा उदाहरण है। एक मिनट बता तो रहा हूं ना। सुन लीजिए। तो जो अच्छा है वो अच्छा समझना चाहिए, और आप भी उसी राज्य के हो, मैं भी उसी राज्य का हूं, तो एक अच्छी चीज हो रही है। दूसरी, जहां तक केंद्रीय विद्यालयों का है, वहां ये सरकार दे रही है। और तीसरी चीज कि हर जगह डिजिटल केवल यानी टैब देना ये कार्यक्रम नहीं है, ये पायलट प्रोजेक्ट अभी शुरू किया है, लेकिन बोझ कम करने का है। और जहां तक टाइमिंग का आपने पूछा है, दिस इज सजेशन फॉर एक्शन। Thank you. Question 48. Supplementaries. सप्लीमेंट्री। सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय का सरकार ने पहले से ही प्रावधान किया है, पर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा ली जाती है, वो इतनी अटपटी होती है कि सामान्य आदमी का लड़का होशियार होने के बावजूद भी वो परीक्षा पास नहीं कर पाता, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्यूशन का चलता है, और सुखी संपन्न परिवार का लड़का वहाँ पैसा देके ट्यूशन लेने के बाद वो पास हो जाता है, और आर्थिक परिस्थिति जो गरीबी रेखा नीचे जो लड़का पढ़ता है उसको लाभ नहीं मिलता है। तो आगे कोई सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान किया है कि वो लाभ मिले गरीब परिवार को, लड़के को? महोदय, यह कहना उचित नहीं है कि एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम दी जाती है उसमें प्रश्न अटपटे पूछे जाते हैं। स्टेट वाइज अलग अलग एग्ज़ाम इसकी होती है। पूरे देश के लिए एग्ज़ाम की एक व्यवस्था नहीं है, अलग अलग स्टेट वाइज इसकी परीक्षा होती है, और वहाँ जो बच्चे हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कोई अटपटा प्रश्न पूछा जाता है, यह कहना गलत है। और उन्होंने यह भी कहा, माननीय सदस्य ने, कि उसके चलते जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। आंकड़ा है, और उसके हिसाब से बिलो पॉवर्टी लाइन जो 50,000 तक आमदनी रखने वाले गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों का आज की तारीख में टोटल जो एडमिटेड बच्चे हैं उसमें 36.62% उनके बच्चे हैं। अब इस परिस्थिति में यह कहना कि उनके बच्चे नहीं आ पाते हैं, यह गलत है। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। साहब, हमको इस संविधान के रिजर्वेशन की पॉलिसी अंतर्गत इसमें प्रावधान मिलता है या नहीं मिलता है, तो आगे कोई ऐसी पॉलिसी अमल करने के लिए सरकार सोच रही है क्या? थैंक यू। तो इसमें जो प्रोविजन है उसके तहत SC ST के बच्चों के लिए रिजर्वेशन लागू है, बच्चों को मिलता है। थैंक यू। थैंक यू। श्री दिलीप टर्की। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर, सेंट्रल स्कूल के लिए KB के लिए संसदों को 10-10 अलॉटमेंट कोटा है। KB के लिए संसदों के लिए 10-10 अलॉटमेंट कोटा है। सर, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा
कि नवोदय विद्यालय में भी, क्योंकि 10 कोटाएं काफ़ी कम बढ़ जाती हैं, सो नवोदय विद्यालय में भी जो हमारे 780 MPs हैं, संसद हैं, उनके लिए क्या 5-5 अलॉटमेंट के लिए कोटा देने का प्रोविजन करेंगे? महोदय, इसमें मेरिट के बेस पे एडमिशन होता है। केंद्रीय विद्यालय में मेरिट के बेस पे एडमिशन नहीं होता है, इसमें बाकायदा एग्जाम ली जाती है, मेरिट के आधार पे जो बच्चे आते हैं उनका एडमिशन होता है, इसलिए इसमें ऐसा प्रोविजन करना संभव नहीं है। दूसरी ओर केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन इस कैटेगरी से लिए जाते हैं, जितने बच्चों का वहाँ उनके लिए सीटें हैं उसके अतिरिक्त एडमिशन होता है, लेकिन नवोदय विद्यालय में ऐसा प्रोविजन करेंगे, अतिरिक्त एडमिशन लेंगे तो फिर वहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी भी देनी होती है, तमाम तरह का इंतजाम करना होता है, इसलिए संभव नहीं। श्री अनिल कुमार साहनी। नहीं, केंद्रीय विद्यालय में जो आप लोग भेजते हैं उसमें कोई मेरिट नहीं देख, विद्यालय में जितने बच्चों का नामांकन होता है सबका सब एग्जाम लेकर मेरिट बेस पे होता है। अनिल कुमार जी, आप पूछिए, आप प्रश्न पूछिए प्लीज। तिर्की जी। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानकारी लेना चाहता हूं कि SC ST के लिए नवोदय विद्यालय में सिर्फ रखा गया है पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? जो गरीबी रेखा से सबसे नीचे है, नवोदय विद्यालय में बहुत सारे बच्चे देते हैं और उसका कम संख्या रहने के कारण इसका संख्या बढ़ाया जाए, इसमें पिछड़ा अति पिछड़ा का भी समान रूप से हिस्सेदारी दिया जाए, यह मैं आपसे निवेदन करता हूँ। महोदय, हमने कहा कि SC ST के लिए रिजर्वेशन इसमें लागू है। जहां तक OBC का सवाल है तो माननीय सदस्य का सुझाव है, उस पर जरूर हम विचार करेंगे। श्री रापुलो। Respected Chairman, Jawahar Navodaya Vidyalaya is a center of green pasture in the desert. But throughout the country, it is very well known that huge vacancies are there of several faculties in each and every Jawahar Navodaya Vidyalaya, and it is giving lot of trouble to the existing faculty to cater to the other subjects so that they can keep the students on par with the competition of other schools. I would like to know from the Honorable Minister whether they are going to expedite the fulfilling of the vacancies in all the Jawahar Navodaya Vidyalayas so that there will not be any dearth of the teaching faculty. Thank you, sir. Thank you. महोदय, भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, CBSE एग्जाम कंडक्ट करता है, एग्जाम CBSE ने ऑलरेडी ले लिया है और उसके आधार पे मैं समझता हूं कि जल्दी ही जो भी वैकेंसीज है भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी। थैंक यू। क्वेश्चन 49। थैंक यू। दैट आंसर से गए एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। सप्लीमेंट्री। हाँ मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भारत और चीन के रिश्ते में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह बहुत ही चिंताजनक है। दक्षिण चीन सागर जल मार्ग जहाँ से 55% व्यापार होता है, उस पर चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को न मानने से भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। माननीय मैडम, छत्तीसगढ़ में इस व्यापार के चलते जितने स्टील उद्योग हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। अभी एक समाचार आया है, जानकारी मिली है कि मध्याह्न भोजन में चीनी चावल का उपयोग हो रहा है, जिससे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मेरा प्रश्न ये है, हिंद महासागर से समुद्री जलदस्युओं से निपटने के लिए चीन तमाम युद्ध पोतों के साथ परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को तैनात किया है। यह भारत को घेरने की चीनी चाल है। इससे निपटने के लिए भारत इस क्षेत्र में अपने युद्ध पोतों की तैनाती सहित क्या कदम उठा रहे हैं? सभापति जी, प्रश्न में कई आयाम उन्होंने लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी की बात की, तो उसके बारे में बता दूं कि भारत की स्थिति दक्षिण चीन सागर के बारे में बहुत ही स्पष्ट है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, कॉमर्स अनइम्पीडेड यानी किसी तरह से वहाँ के व्यापार को बाधक नहीं बनाना चाहिए,
और अगर आपसी मतभेद और विवाद पैदा होते हैं तो अनक्लॉज के नीचे जाना चाहिए। ये हमारी बहुत ही स्पष्ट नीति है। जहाँ तक हिंद महासागर को घेरने की बात है, इतना ज़रूर है कि चीनी कांग्रेस ने 2012 में ये कहा था कि वो एक मैरीटाइम पावर बनना चाहते हैं, और मैरीटाइम पावर बनने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर, ख़ास तौर पे जो इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री है उनके विसिनिटी में, उनके आसपास उन्होंने पोर्ट्स बनानी शुरू की हैं। अभी उन्होंने जिबूती में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी के नाम से एक फैसिलिटी बनाई है। उन्होंने म्यांमार में चौक फूपू में पोर्ट बनाई है। उन्होंने हम्मनडोटा श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाई है। बलूचिस्तान में ग्वादर में बंदरगाह बनाई है। लेकिन ये कहना कि इससे कोई भारत घेरा जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। और जहाँ तक आपने जो बात की मिड डे मील में चीनी चावल की, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई प्रसंग इस सवाल के साथ है। दूसरा प्रश्न पूछिए। वन बेल्ट वन रूट के नाम पर पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने की जानकारी भारत सरकार को जब पहले से थी, तो इस रूट के विरोध के लिए भारत सरकार चीन के सम्मेलन तक इंतजार क्यों किया? इस मामले में भारत सरकार अपना विरोध दर्ज करने में विलंब से सामने आई, इसका कारण जानना चाहती हूँ मैडम। ये जानकारी आपकी गलत है, इसलिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही ये पता चला कि उन्होंने OBOR में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तथाकथित चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डाला है, उसी समय विरोध दर्ज करा दिया। कोई BRF की मीटिंग तक नहीं रुका। BRF की मीटिंग में तो हम गए नहीं, वहाँ तो विरोध स्वरूप हम शामिल ही नहीं हुए, लेकिन हमने अपना विरोध बहुत पहले से, इसलिए आपकी जानकारी गलत है कि उसमें विलंब हुआ या विरोध हमने पहले से नहीं जताया। जैसे ही ये पता चला कि OBOR में CPEC वो डाल रहे हैं, और केवल हमने डायरेक्ट विरोध नहीं जताया, हमारे जितने मित्र देश थे उनको भी ये कहा कि हम इसके विरोध में हैं। श्री रामकृष्ण। In 2005, there was a joint meeting of India, Australia and Japan, which met in Delhi and to discuss the security, maritime security in Indian Ocean as well as Pacific Ocean. Subsequent meetings, I do not know whether they have taken place, and in the recent Malabar exercise, I find that Australia is not participating. Can we know the developments, madam? सभापति जी, जहाँ तक मलाबार एक्सरसाइज का सवाल है, ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा था कि हम उसमें शामिल हों, लेकिन अभी जब उनके प्राइम मिनिस्टर टर्नबुल आए थे उस समय भी ये बात हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हमारी बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी चल रही हैं। पहले वो बायलैटरल एक्सरसाइजेज मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक पहुँच जाएं, उसके बाद हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसीलिए अभी ऑस्ट्रेलिया इस मलाबार एक्सरसाइज का अंग नहीं है। थैंक यू। श्री ऋतुपति बैनर्जी। Please. I'm in my seat. You can speak loud enough. Okay. In the answer given by the Honorable Minister, it is mentioned that under One Belt, One Road initiative, People's Republic of China is undertaking projects for development infrastructure facilities in several countries in the region. Now, actually, I want to know, Madam, which are the countries which are in our neighboring areas which have become a part of this One Road, One Belt, One Road initiative, because because this is a huge infrastructural development happening. So, which are the countries which are a part of it? यदि मैं केवल पड़ोसी देशों का नाम लूं तो बांग्लादेश भी है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है। थैंक यू। श्री नरेश अग्रवाल। जब चीन से युद्ध हमारा हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, चाउ एन-लाई जी चाइना के प्रधानमंत्री थे। पंचशील हम लोगों के बीच में समझौता हुआ था, जिसको पंचशील के नाम से जाना गया था। इतने वर्षों से वो समझौता चल रहा है। कभी कभी उल्लंघनता चीन ने इस बार मानसरोवर की यात्रा भी रोक दी, हमारी डाइवर्ट कर दी है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस समय चीन की क्या क्या मांगे हैं, इस तनाव का चीन और इंडिया के बीच क्या कारण है, और चीन क्या क्या ऑब्जेक्शन कर रहा है, और उस पर इंडिया का क्या जवाब है,
और कौन कौन विश्व के देश हिंदुस्तान के साथ चीन के मुद्दे पर खड़े हैं? का जवाब दे दूंगी जो नरेश जी ने कहा है। पहला तो जो पंचशील की बात की है वो चल रहा था नहीं, वो चल रहा है। आज भी वो पंचशील का सिद्धांत चल रहा है। जो आपने कहा कि इसका कारण क्या है, मैं कारण के रूप में बता दूं सभापति जी। आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है। चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज़म्स हैं। हमारे यहाँ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविज़न है। पहले श्री शिवशंकर मेनन और अब आज के NSA अजीत डोवल हमारी ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। और भूटान का अपना है, वहाँ K4 स्वयं ये एक मैकेनिज़्म को चला रहे हैं। ये दोनों सार्वभौमिक देश हैं। भारत और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे, भूटान और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं, और उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटर्न में सहमति है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई, वो चीज़ें उनकी चलती रहीं, वो गतिविधियाँ उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोज़र, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहां से वो ट्राई जंक्शन पहुंच जाता, कि वो वहां नीचे आ जाएं, जिससे यूनिलैटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का ख़त्म हो जाए। तो हम जो अब इस भूमिका में आए वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलैटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहाँ से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 50। No, please. This question is over. This question is over. This question is over. आप कर लीजिए। Please give notice and we will. Nobody is given. No. Listen, please. From Congress, nobody is given from this side. Now, please. Sir, it's with unfair. There is. Sir, there is with unfair. Super Ramaji, please. There is an established practice of rotating questions. Are you questioning the practice? Sir, this is the largest. Questions are rotated. If you are interested, I'll show you the record. Today's record, yesterday's record, 10 years record. Please don't make this kind of a statement. I totally respect you that there can be a limited question, supplementaries against a question, but only we would submit that we have asked for a discussion, so that should be Agreed. allowed so that we can have Chair has no discussion and difficulty. everybody will get an opportunity to We participate. will work it out with the government. बैठ जाओ। हो गया ना, हो गया discussion. Sure. Next week, foreign minister is here. The honorable foreign minister is here. We've all given the notice. It is very nice if we get the assurance that it's coming up next week, because we've all given a notice on this. आप जब तारीख तय करेंगे, मेरा अधिकार नहीं है तारीख तय करने का, चेयरमैन साहब का है। Thank you. Question 50. Question 50 sir. प्रश्न का उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। प्रश्न के उत्तर में बात आई है, समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना तथा नशीले पदार्थ दवा दुरुपयोग की योजनाओं के अंतर्गत
कुछ प्रस्ताव जो राज्य सरकार से आए हैं वो गाइडलाइन में नहीं आते हैं। माननीय मेरा मंत्री जी से ये प्रश्न है कि गाइडलाइन आप तय करते हैं और गाइडलाइन को राज्य सरकारों को फॉलो करना चाहिए, मैं से सहमत हूँ, लेकिन जो समिति केंद्र सरकार की यहाँ पर उन योजनाओं पर विचार करती है, उस समय यदि संबंधित राज्य के अधिकारियों को अगर समिति के सामने बुला लेंगे तो इनकी योजनाओं को आसानी से मंजूरी मिल सकती है। तो मेरा आपके माध्यम से उनसे ये प्रार्थना है कि वे अपनी नीति में परिवर्तन करके जब भी किसी राज्य के योजनाओं पर, प्रोजेक्ट्स पर चर्चा होती है तो उस राज्य के संबंधित अधिकारियों को भी उस समिति के सामने बुला लें, कोऑप्ट कर लें, तो उसमें आसानी होगी। थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, जब हम ये दिशा निर्देश तय करते हैं, नियम बनाते हैं, उस समय राज्यों के साथ भी सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद ही ये नियम बनते हैं और उन नियमों के आधार पर ही राज्यों से जब प्रस्ताव आते हैं तो समिति उस पर विचार विमर्श करती है। अगर किसी प्रकार की कोई खामी पाई जाती है तो हम संबंधित राज्य सरकार को और संबंधित संस्थान को भी अवगत कराने का काम करते हैं कि ये खामियां हैं, ये आप दूर करके भेज देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तो वर्तमान में ये स्थिति है और इसी का हम अनुपालन कर रहे हैं, पर माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, अब चूंकि ये नीति संबंधी और वृहद योजना संबंधी सुझाव है, राज्य इससे सहमत होंगे कि नहीं होंगे, उनके साथ बात करना पड़ेगी और अगर राज्य के प्रतिनिधियों को उस बैठक में बुलाएंगे तो विलंब भी हो सकता है, फिर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। दूसरा सवाल। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मामले में पूरा विशेष अधिकार उनको है कि वे नीति में परिवर्तन कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें उनको बुलाने में राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को बुलाइए, आप उनके एनजीओ के अधिकारियों को मत बुलाइए। मेरा दूसरा प्रश्न माननीय ये है कि प्रत्येक प्रोजेक्ट का लगभग 1.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है इस योजनाओं में, तो क्या जितनी भी प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं उसमें देखने में आ रहा है कि 1.5 करोड़ से कम राशि वहां पर पहुंचती है? मेरी आपसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूंगा कि जितनी भी योजनाएं उन्होंने प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं उसमें उन्होंने कितनी राशि भेजी है, उसका कितना उपयोग हुआ है? थैंक यू। निर्धारित मापदंड के अनुसार ही हम राशि उनको उपलब्ध कराते हैं और जहां तक यूटिलाइजेशन का प्रश्न है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आने के बाद ही दूसरा प्रस्ताव उनका कोई होता है तो हम स्वीकृति करते हैं। निश्चित रूप से जो धनराशि दी गई है वो पूरी की पूरी खर्च हुई है और खर्च होने के बाद ही उनके प्रस्तावों को हम स्वीकृति देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। थैंक यू। श्री रामनाथ ठाकुर। एक बार जैसे राशि दे दी और दूसरी बार जब उनका प्रस्ताव आता है तो उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र आने के बाद ही हम स्वीकृति करते हैं। इसका मतलब है कि जो धनराशि उनको दी है वो उन्होंने खर्च कर ली है और अगर खर्च नहीं करते हैं तो प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है। ठीक है। सभापति जी, ये प्रश्न तो एक राज्य से बंधा हुआ है, लेकिन हम आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वृद्धाश्रम एवं नशा मुक्ति योजना कितने हैं और जितने हैं उसमें अनुदान कितने वृद्धाश्रम को दिया जा रहा है, ये हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं। देश भर में लगभग 450 के आसपास वृद्धाश्रम है, परंतु हर साल उनकी स्वीकृति की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है क्योंकि कई संस्थानों से, कई एनजीओ से, कई आश्रमों से उसकी उपयोगिता नहीं होने पर प्रस्ताव आते नहीं है, तो किसी वर्ष में कम होते हैं, किसी वर्ष में ज़्यादा होते हैं। और औसतन जो आपने एक दूसरा प्रश्न किया है ड्रग वाला, ड्रग वाले में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। जो संस्थान, जो एनजीओ प्रस्ताव भेजते हैं और वो स्वीकृत हो जाता है तो स्वीकृति के बाद
वो उसका उपयोग कर लेता है और प्रमाण पत्र भेजता है तो ही होता है। तो ये संख्या हमेशा कम ज्यादा होती रहती है। लगभग 400 और 450 एनजीओ देश में है, दोनों क्षेत्रों में काम करते हैं। श्री अनिल कुमार साहनी। सभापति महोदय, हमारे सवाल के तो जवाब कुछ रामनाथ ठाकुर जी उठाए हैं, मगर आपके माध्यम से मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि वृद्धावस्था के लिए और नशा मुक्ति के लिए जो व्यवस्था की है एनजीओ के माध्यम से करवा रहे हैं, क्या इसके सरकार द्वारा अपने माध्यम से कर रही है कि नहीं? और दूसरा मेरा यह आपसे प्रश्न है कि जो वृद्धावस्था वृद्धा के लिए तो ठीक है, वृद्धाश्रम के लिए ठीक है, मगर नशा मुक्ति पूरे देश में नशा मुक्ति के लिए जो पैसा दे रहे हैं, नशाबंदी की ओर आपका कुछ सुझाव है कि नहीं? पूरे देश में नशाबंदी हो, इसकी ओर आपका क्या विचार है? माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो ये पूछा कि एनजीओ के माध्यम से वृद्धाश्रम चलते हैं और दूसरा सरकार भी चलाती है कि नहीं। तो मैं माननीय सदस्य को ये निवेदन के साथ बताना चाहता हूँ कि ऑटोनॉमस बॉडियाँ जितनी भी है वो भी इस प्रकार के वृद्धाश्रम संचालित करती है और उनको भी हम भारत सरकार की योजना अनुसार सहायता प्रदान करते हैं। नशा मुक्ति के रोग के संबंध में भी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। तो वैसे 1999 से नहीं 2012 से नशा मुक्ति की एक नीति है और फिर से नीति में पुनर्गठन करने की दृष्टि से विचार विमर्श जारी है। इस बीच में हमने नशा मुक्ति की रोक के लिए विभागीय समिति भी बनाई है और अंतर विभागीय समिति भी है। हम राज्यों के साथ भी साल में करीब 2 बार मंत्रीगण को और सेक्रेटरीज को बुला करके मीटिंग करते हैं और उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, वित्त विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, गृह विभाग के अधिकारी भी रहते हैं और मेरे विभाग के अधिकारी भी रहते हैं और इन विभागों से संबंधित मंत्रियों को बुला करके विचार विमर्श करते हैं और नशे में लिप्त लोगों की संख्या को कम करने की दृष्टि से हम प्रयास करते हैं। नशीले पदार्थ कम मात्रा में सप्लाई हो इसका भी प्रयास करते हैं और विदेशियों से जो नशीले पदार्थ इस देश में आते हैं उनकी रोकथाम के लिए भी वित्त विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से और गृह मंत्रालय के माध्यम से निरंतर प्रयास करते रहते हैं। श्रीमती छाया वर्मा। चाहती हूँ जितने भी वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र रहते हैं ये इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप रहता है। तो जब एनजीओ के माध्यम से या जो भी संस्था चला रही है उनके माध्यम से जब आवेदन केंद्र में आता है अगले फंड के लिए तो उसमें 5-5, 6-6 महीने का विलंब हो जाता है। तो उस संस्था को 6-6 महीना अपने फंड से चलाने में बहुत दिक्कत होती है। इसकी प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए। वैसे प्रक्रिया तो सरल है सामान्यतया, परंतु 2014-15 से ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसमें प्रारंभ की है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के अंतर्गत हम पैसा संबंधित संस्थानों को भेजते हैं और स्वीकृति की सूचना राज्य सरकार को भेजते हैं। अब राज्य सरकार के पास ऑनलाइन आवेदन कलेक्टर के माध्यम से या संस्था के माध्यम से जाता है और फिर राज्य सरकार हमको ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आवेदन करती है। इसमें कुछ जांच पड़ताल में समय ज़्यादा लगता है और फिर हमारे पास आने के बाद भी अगर उनके अकाउंट नंबर और ये सब अगर ठीक से नहीं है तो भी विलंब होता है। कुल मिलाकर हमारे यहाँ 3-3.5 महीने से ज़्यादा विलंब नहीं होता है और कई बार मार्च एंड में प्रस्ताव आते हैं तो मार्च में चूंकि बजट प्रावधान की राशि में या तो कमी आ जाती है या पूरी खर्च हो जाती है तो उस समय स्वीकृति देने में कठिनाई होती है तो कुछ विलंब होता है। उसमें सरलीकरण की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन के बाद काफी सरल हो गया है, लीकेजेस रोके हैं, बेईमानी भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है। क्वेश्चन 51। धन्यवाद सभापति जी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पहला सप्लीमेंट्री सवाल करने के पहले उनके मंत्रालय द्वारा अस्पतालों और अनाथालयों के सामने पालना घरों की व्यवस्था शुरू करने के लिए उनके इस काम की सराहना करता हूं। मेरा पहला सप्लीमेंट्री सवाल है
कि इस काम के लिए कितने जगहों की पहचान की गई है और वे किन किन राज्यों में है, क्या बजट है और इस काम की सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी किसकी रहेगी? Thank the honourable member for asking this question. आवाज नहीं आ रही है. Sorry. One of the reasons why we put up this, why I had asked for cradles to be put up, was because there are a large number of people who don't surrender children in places where they can survive because they feel too shy or too reluctant to take them to child welfare committees. So we ended up picking up children in dustbins, on the side of the road, in bushes. So we asked the various state governments to set up a cradle system. And in the last, since we asked them, every state has been asked to set it up. Some states have been more proactive than the others. Haryana, Assam, Gujarat and Orissa have placed a significant number of cradles. Karnataka, Delhi, Manipur, Meghalaya, Punjab and West Bengal have also started doing it. And already we have received a reaction. Assam has got 24 children in the cradles. Delhi got 58, Gujarat 20, Orissa 29, Punjab 29, Haryana 19, Karnataka 27. I would like to inform the honourable member that Jharkhand has got none. You have 3 SARs, but unfortunately 8 children were received in the SARs, but none in the cradles. So in 11 states, we have put cradles up in 265 places, and the babies that have been received so far are 205. दूसरा प्रश्न सप्लीमेंट्री है. यह सूचना आई थी कि महिला बाल विकास मंत्रालय ने पुलिस थानों के सामने पालना रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा था. क्या गृह मंत्रालय ने इसकी इजाजत दे दी है? किस स्थिति में है? No, why would I send it to the Home Ministry? कि आपके मंत्रालय ने यह अनुमति गृह मंत्रालय से मांगी कि हम पुलिस थानों के सामने भी ऐसे पालना घर रखना चाहते हैं. ये खबर अखबारों में मैंने पढ़ी थी. उसी संदर्भ में जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस थानों के सामने भी पालना घर रखने की व्यवस्था आप करने जा रही हैं? You know, in the beginning, we thought that we could ask the Home Ministry to set up cradles in front of the police station, but it's not a good idea. So we took it back because people who want to throw their children away into cradles will not do it in front of a police station because it is illegal. So therefore, we have confined it to hospitals, to nursing homes, healthcare centers, short stay homes, Swadhar units, and even in the office of the Deputy Commissioner, we've asked for cradles to be put at all childcare institutions, but no, not police stations. Shri Vinay Sahasrabudhe. It is learned that recently the government introduced a kind of an online system for all the adoption agencies. I just wanted to know whether the government has conducted any impact assessment of the online system, and if so, what are the results of it? The online system comes under something called CARA. Now, why did we do it? Why was the JJ Act amended? To give CARA the powers, because we found that SARs at the ground, the small adoption centers at the ground, some of them would sell their children, some of them would deliberately hold back children, some of them would give us wrong figures and would take money for, say, 15 children while they had only 3. Now, considering that there are very, very few children in the system, as we speak today, I have 16,000 plus people who want to adopt children, and I only have 2,000 children available, of which about 40% would be special needs children who are abandoned by their parents because they are of special needs. So because we couldn't control the SAR system,
which was running rampant. Somebody would charge 5 lakhs, somebody would charge 10 lakhs, somebody would say, this is a girl and give a boy. It was really open, apart from a few orphanages which were doing brilliantly, this was really a system of blackmailing. So people got frightened and were going to other countries to adopt, especially Indian OCIs. So we centralized the system, made it online, so that it's completely fair. In this system, anybody whose number comes is shown 3 children, and within 48 hours, they have to choose a child. They can choose whichever state they want. For instance, if they come from Odisha, their first preference would be from Odisha. If there are no children available at that time, then we tell them, and then they can expand their search to other states as well. So far, it has its good and bad points. The good point is that it's completely fair, except for the exceptions committee, which we have made for people, for instance, if they've lost a child, if they're women over a certain age who are doing very well, not married, need a child. There are certain exceptions that are made, and these are given, but the online thing is working generally. The problems that we do have are 2, and that is the CWCs, the Child Welfare Committees in each state, sometimes are not made, sometimes are running very badly and take a stay from the court when they're removed. We are trying now with every DM to work out the CWC problems, and those will probably be sorted out. The main problem we do have is of courts. So we have about 1,700 children stuck in court. The JJ Act passed by this August House says that once a case goes to court, because it's in its final stage and every single area has been looked at, the court should be passing it in just 2 months and 2 hearings. That's the maximum they're allowed. However, in the district courts, they sometimes are taking 15 months, 2 years, because the judge simply will not give the child. So we have requested that either we get a tribunal in which one judge sits and handles this, or we get the High Court to intervene, and instead of district courts handling it, it goes to the High Court directly, especially for international cases. Thank you. Or I could bring a proposal to this House in which we just simply take the judicial system out of it totally and let the CWCs handle it. After all, in the HAMA Act, they are handling it. So therefore, they could handle it with us. Thank you. Shrimati Kehkashan Parveen. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने जवाब में बताया कि पालना गृह की संख्या 265 है और 205 बच्चों यानी कि उस पालना गृह में आए हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उन 205 बच्चों में कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, और इन बच्चों को कितने लोगों ने गोद लिया है, और जो बच्चे गोद लिए गए हैं उनकी देखरेख के लिए कोई कमेटी का गठन हुआ है या उनका सही से लालन पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए इनके तरफ से कौन सी प्रयास किए जा रहे हैं? I'm afraid I can't tell you how many are boys and how many are girls, because because I don't have that information. But yes, all of them will be adopted. In fact, as I said, that we have less children and far more adopters, even for the special needs children. So they will be adopted, but the ones that are found in cradles now have to go through the process of being declared eligible, so that we don't find suddenly the parents turning up, as has happened in a few cases. They will then go to the CWC, then they will go to court, and finally they will come to the parent or the adoptive parent. Thank you, Shri Naresh Gujral. Thank you, sir. Sir, I applaud the Honorable Minister for initiating this scheme, because it has been seen that a lot of unwanted children are left in garbage dumps, or they are dumped outside the DC's office or police stations or railway stations. So I think it's a wonderful scheme. The only problem is it needs more publicity. Would you set up some kind of a budget for each state so that it's public where these cradles are, so that unwanted babies are not dumped in garbage areas?
publicity. We just had a meeting 2 days ago in which we were discussing media strategy on how to do it. Posters, ads in films, whatever we could do, and certainly there will be a big burst of publicity to inform people where they could put the children. I'm afraid question hour is over. Statement by Minister correcting answer to question. Dr. Jitendra Singh. Yay. Bach gaye. Bach gaye. With your kind permission, I raise to lay on the table of the House a statement in English and Hindi correcting the answer to unstarred question 2397 given in the Rajya Sabha on the 23rd of March 2017 regarding estimation of atomic mineral reserves. Thank you, Chairman, sir. Thank you. House is adjourned till 2 p.m.